आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई और वहाँ की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से फरमान लेकर वो इंडिया में ट्रेड के लिए आई और यहाँ मुग़ल एम्परर से ट्रेड की परमिशन मिलने पर वो बंगाल में ट्रेड करने लगी। और उसके बाद हमने देखा प्लासी की जो लड़ाई हुई, उसके बाद में हमने देखा बक्सर की लड़ाई। इन सब इंसिडेंट्स के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें क्या मिल गई, यहाँ की बंगाल की दीवानी मिल गई। उसके बाद से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 12 अगस्त 1765 में जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दी, दीवानी दे दी, कहाँ की, बंगाल की। और किसके अंडर में ये दी गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में ये दीवानी उनसे दी गई थी। दीवानी का मतलब है वहाँ टैक्स कलेक्शन की जो सारी अथॉरिटी, सारी पावर है किसको दे दी गई, कंपनी को दे दी गई। एज दीवान के रूप में कंपनी ने क्या किया, एक जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसे क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। किस जगह का, बंगाल का। ठीक है। इट कुड बाय what it needed and sell what it wanted. Company had to pacify the rulers of the past. अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, जो वो खरीदना चाहती थी वो खरीदती थी और जो वो बेचना चाहती थी वहाँ पर अपनी मर्जी से वो बेचती थी। एक कंपनी की तरह नहीं, अब वो किसकी तरह कार्य करने लगी, एक रूलर की तरह यहाँ पर कार्य करने लगी। अब जो रिवेन्यू फॉर कंपनी, जो भी वहाँ से रेवेन्यू मिलता था वो कंपनी किसके लिए यूज़ करने लगी, वहाँ की जनता की भलाई में ना लगाकर अपने ही पर्सनल काम को करने के लिए लगाने लगी। कंपनी को फैलाव के लिए करने लगी। वांटेड लार्ज रिवेन्यू, वो लार्ज रिवेन्यू भी चाहती थी। ठीक है। और लार्ज रिवेन्यू इकट्ठा करने के बाद वो क्या करती थी कि जो भी चीज़ है सस्ते में तो खरीदती थी और महंगे में वो वहाँ पर जो प्रोडक्ट, जो तैयार प्रोडक्ट है वो क्या करती थी, वहाँ पर बेचती थी। अब 5 साल, ठीक है, इन 5 years वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय कंपनी इन बंगाल डबल। यानी कि जो 5 साल में जो कंपनी की जो चीज़ें थी वो क्या हो गई, उनके प्राइसेस तो क्या हो गए, डबल हो गए। और कंपनी जो चीज़ खरीदती थी उसके प्राइसेस क्या हो गए, जस्ट हाफ से भी कम हो गए। अब 1765 से पहले कंपनी क्या करती थी, इंडिया से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी क्या करती थी, मंगवाती थी। अब जब यहाँ की दीवानी उनके हाथ लग गई, यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन उनके हाथ में लग गया, तो उस रेवेन्यू से ही वो क्या करती थी, यहाँ की चीज़ें खरीदती थी और कहाँ भेजती थी, ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन या और दूसरी यूरोपीय कंट्रीज़ में भेजती थी। वहाँ से वापस में कुछ भी नहीं आता था। वो पैसा जो कि यहाँ के कलेक्शन से लिया जाता था, उसी पैसे से कंपनी क्या कर रही थी, अपने आप को विस्तारित कर रही थी। ठीक है। नाउ रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड। जो रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उससे क्या कर रही थी, वो सामान खरीद रही थी और एक्सपोर्ट तो बंगाल इकोनॉमी वेंट इनटू द क्राइसिस। और इससे जो बंगाल की इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, बहुत बुरी तरह धराशायी हो गई। और जो आर्टिशंस थे, जो कामगार थे, वो क्या हो गए, वहाँ से जाने लगे। और विलेजर्स और जो पीजर्स थे वो इतने ड्यूज इतने बढ़ गए थे कि उनको चुकाने में बहुत उनको मुश्किल हो रही थी। मुश्किल से वो टैक्स रेवेन्यू चुका पा रहे थे। और इसी बीच में 1770 में अकाल पड़ा। ठीक है। और उस अकाल में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट था जो कि क्या हो गई, अकाल का शिकार हो गई। कंपनी ने सोचा कि अगर लैंड इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाएगा तो टैक्सेस मिलने में, रेवेन्यू मिलने में क्या होगी, हमें तकलीफ होगी। इसीलिए कंपनी ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिस्टम डेवलप किया। उसके बारे में देखते हैं। आफ्टर 20 years, मतलब 20 साल बाद उनके दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को किसने इम्प्लीमेंट किया, कौन लेके आया, वो देखते हैं। कॉर्नवालिस ने वो जो कॉन्सेप्ट था वो शुरू किया। उसका नाम क्या दिया, परमानेंट सेटलमेंट। कब शुरू हुआ था, 1793 में। ठीक है। अब इसमें क्या था बच्चों, राजा, नवाब और जो तालुकदार थे उसे एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, जमींदार। ठीक है। और ये कहा गया कि वो क्या करेंगे, रेंट इकट्ठा करेंगे, यानी रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। कहाँ से, पीजेंट से। ठीक है। और क्या करेंगे, वो रेवेन्यू इकट्ठा करके किस में जमा करेंगे, कंपनी में जमा करेंगे। कंपनी के लिए वो रेवेन्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है। अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। वो परमानेंटली वो रेवेन्यू जो का अमाउंट था वो क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया।
कंपनी को क्या होने लगी बच्चों, रेगुलर इनकम होने लगी, ठीक है। और कंपनी ने एनकरेज किया किसको, जमींदार को, किसके लिए कि अपना जो पैसा है वो किस में इन्वेस्ट करे, लैंड प्रॉब्लम, यानी कि लैंड की जो जो प्रॉब्लम है, चाहे वो सॉइल से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए किसको एनकरेज किया बच्चों, जमींदार को, ठीक है। जो लेकिन जो रेवेन्यू था वो क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था, और उसे पे करने में जमींदार का क्या करना पड़ रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था जो जमींदार, उसके मुकाबले में उसे रेवेन्यू कम मिल रहा था, और जो मिल रहा था उसे सरकारी खजाने में जमा करना पड़ रहा था। तो इससे जमींदारों की भी हालत क्या हो गई, खराब हो गई। दोज हु फेल टू पे टैक्स, वो जमींदार जो कि टैक्स पे करने में फेल हो गए, उनकी जमींदारी क्या हो गई, छीन गई, और उनकी जो ज़मीनें हैं वो क्या कर दी, ऑक्शन इनकी नीलाम कर दी। किसने, कंपनी ने उनकी ज़मीनें जो उनके अंडर में थी वो क्या कर दी, ऊंची बोली लगाकर नीलाम कर दी। जो पहला डिकेड था 19th सेंचुरी का, ठीक है, उसमें क्या हो गया कि जो मार्केट था वो ज़्यादा अप हो गया, ठीक है। कल्टीवेशन इज एक्सपेंडेड, कल्टीवेशन यानी कि जो उपज थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, बट नो गेन फॉर द कंपनी, लेकिन इससे कंपनी को कुछ भी फायदा नहीं मिला, क्योंकि उस समय रेवेन्यू क्या हो गया था, फिक्स कर दिया गया था। वो फिक्स रेवेन्यू भी कहाँ जाता था, कंपनी के पास जाता था। तो कंपनी को ऐसा लगा कि जो हमने रेवेन्यू फिक्स किया था वो तो क्या है, बहुत कम है, और लोगों के पास क्या है, रेवेन्यू देने के लिए ज़्यादा पैसा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, न्यू सिस्टम, उसके बाद एक नया सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया। अब हॉल्ट मैकेंजी इसको डिवाइस किया, यानी कि किसी भी रेवेन्यू को या किसी भी लैंड रिफॉर्म को देखते हुए रेवेन्यू को जब देखा गया तो रेवेन्यू क्या मिला, कम मिला, ठीक है। तो उसने नया सिस्टम डेवलप किया कब, 1822 में। उसने क्या किया कि जो फिक्स रेवेन्यू है वो सिस्टम वो क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई बार बाढ़ या सूखा आने पर क्या हो जाता है, वो रेवेन्यू ज़्यादा लगने लग जाता है, और कई बार फसल होने के बाद अच्छी हो जाती है तो वो रेवेन्यू क्या लगता है, कम लगता है, क्योंकि फसल अच्छी होने के बाद किसानों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है और वो रेवेन्यू कम नजर आता है। तो एस्टिमेट जो रेवेन्यू है ईच प्लॉट विद इन अ विलेज, यानी कि अब एक प्लॉट का जो रेवेन्यू है, हर गाँव में एक प्लॉट का जो रेवेन्यू है वो क्या किया गया, फिक्स नहीं किया गया। और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वहाँ की जो उपज होगी उसके हिसाब से वो रेवेन्यू क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। अब जो ईच विलेज है, विलेज को क्या कहते हैं बच्चों, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें क्या कहा जाता है, महल, ठीक है। जो ईच विलेज है वो क्या करेगा, पे करेगा रेवेन्यू, कैसा, पीरियोडिकली, ठीक है। और वो जो रेवेन्यू होगा वो परमानेंटली फिक्स नहीं होगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सकता है। अगर किसी अकाल की स्थिति में है तो उस रेवेन्यू को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और अगर अच्छी फसल होने की स्थिति है तो उस रेवेन्यू को उसकी उपज के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा।